Hello everyone, welcome to this next lecture of our history optional answer writing series जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल के जो टॉपिक्स होते हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आज जो है हम गुप्ता एम्पायर के बारे में देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज द राइज ऑफ द गुप्ता मार्क्ड अ न्यू फेज ऑफ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन द नॉर्थ इंडिया। डिस्कस। क्वेश्चन में राइज, न्यू फेज और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जैसे वर्ड्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। सिर्फ गुप्ता रूलर्स की क्रोनोलॉजी लिखना जो है वो कंप्लीट अप्रोच नहीं होगा। इससे बेटर हमको बिफोर गुप्ताज क्या सिनारियो था, फ्रेगमेंटेशन हुआ, गुप्ता का राइज किन सिनारियोज में हुआ, फिर कंसोलिडेशन का क्या मैकेनिज्म था, कंसोलिडेशन की नेचर क्या थी और लिमिटेशन क्या थी, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है। तो न्यू फेज का मतलब ये भी है कि गुप्ता कंसोलिडेशन मौर्य टाइप सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की एग्जैक्ट रेपिटेशन तो नहीं था। ठीक है। अब इसको अगर इंट्रोड्यूस करना हो, अगर हमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले द गुप्ता इमर्जिंग इन द अर्ली 4th century CE transformed a fragmented North India into a powerful imperial formation through conquest, alliance and graded sovereignty। क्या लिखा है कि 3rd सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में कुशानाज इन्फ्लुएंस के डिक्लाइन और रीजनल पावर के इमर्जेंस से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बढ़ी। गुप्ता ने 4th सेंचुरी में मगध गैंजेटिक हार्टलैंड से एक्सपेंशन करके एक नया इंपीरियल ऑर्डर जो है वो डेवलप किया। ठीक है, ये हम देख सकते हैं किन किन तरीकों से, कॉन्क्वेस्ट से भी, अलायंस से भी और अग्रेडेड सोवरेनिटी से भी। सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज मगधन बेस, स्ट्रेटेजिक इंपीरियल न्यूक्लियस, है ना। गुप्ताज का इनिशियल पावर बेस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में था और गंगा प्लेन की एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन और कम्युनिकेशन ने एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट है लिच्छवी अलायंस, डायनेस्टिक लेजिटिमेसी जो है इससे पता चलती है। चंद्रगुप्त वन का कुमार देवी से मैरिज करना, है ना, कुमार देवी से जो मैरिज अलायंस था वो सिर्फ फैमिली एंगेजमेंट नहीं था, फैमिली अरेंजमेंट नहीं था। लिच्छवी की पॉलिटिकल प्रेस्टीज ने एमर्जिंग गुप्ता डायनेस्टी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड की, है ना। तो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में मैरिज डिप्लोमेसी का रोल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर आगे आते हैं और समुद्रगुप्त की बात करते हैं, है ना, समुद्रगुप्त के इंपीरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के कई रूलर्स को डिफीट करके कोर टेरिटरीज को गुप्ता कंट्रोल में इंटीग्रेट किया। यह इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि नॉर्थ इंडिया में ग्रेटर डायरेक्ट कंट्रोल था और साउथ इंडिया में जनरली इनडायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है। फिर अगर आगे आएंगे, प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो उससे इंपीरियल आइडियोलॉजी का पता चलता है ना। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को यूनिवर्सल रूलर के रूप में प्रोजेक्ट करती है। इससे पता चलता है कि गुप्ता कंसोलिडेशन सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और इंपीरियल आइडियोलॉजी भी था। आगे आएंगे 5th पॉइंट पे, वो जो कि ग्रेडेड सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब इंपीरियलिज्म जो था इनका फ्लेक्सिबल था। गुप्ताज ने हर कॉन्क्वर्ड रीजन को डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं किया। डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला। किसी को एनेक्स कर लिया गया है, किसी को एनेक्स करके सबऑर्डिनेट बना दिया, किसी से ट्रिब्यूट ले रहे हैं, है ना, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन कर रहे हैं। ये गुप्ता पॉलिटिकल सिस्टम की मेजर कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर आएंगे फ्रंटियर मैनेजमेंट की बात करें तो उनको बफर किंगडम बनाया। पेरिफेरल स्टेट्स को कंप्लीटली एनेक्स करने के बजाय गुप्ता सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करवाना जो है वो स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकल था। इससे गुप्ता रूलर्स को लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वाइडर इन्फ्लुएंस मिला। ठीक है। तो फ्रंटियर मैनेजमेंट हम देख सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सबसे पहले देखा मगधन बेस, देन लिच्छवी अलायंस देखा, फिर इंपीरियल एक्सपेंशन हमने देखा, फिर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखा, उसके बाद में ग्रेडेड सोवरेनिटी के बारे में देखा और फ्रंटियर इंटीग्रेशन के बारे में देखा। फ्रंटियर मैनेजमेंट, है ना, कि लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आपका जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा वाइडर एरिया में फैल गया। फिर 7th पॉइंट जो है हमारा दैट इज वेस्टर्न एक्सपेंशन, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न इंडिया में गुप्ता इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया। इससे गुप्ता एम्पायर को मालवा गुजरात तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ और कमर्शियल कनेक्टिविटी मिली, वहां के पोर्ट्स मिल गए हमको, है ना, वहां के टोल्स हमको मिल गए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त का जो वेस्टर्न एक्सपेंशन था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने चंद्रगुप्त वन के बारे में भी देखा, उनका लिच्छवी अलायंस देखा। चंद्रगुप्त टू के बारे में भी हम वेस्टर्न एक्सपेंशन देख रहे हैं, हमने समुद्रगुप्त के बारे में भी देखा। ठीक है। अब चंद्रगुप्त सेकंड का वाकाटका अलायंस भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो 8th पॉइंट जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस का है, इसमें आप वाकाटका का एग्जाम्पल दे सकते हैं।
ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड की वाकाटका कनेक्शन ने डेक्कन फ्लैंक को रिलेटिवली सिक्योर करने में हेल्प किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी जो है उनकी शादी वाकाटका जो किंग होते हैं उनके साथ में की थी। तो यहाँ पे वाकाटका अलायंस भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से डेक्कन में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा। और बाद में जब उनकी बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो चंद्रगुप्त का कंट्रोल वो भी वाकाटका किंगडम पे भी आ गया। है ना? ये दिखाता है कि गुप्ता कंसोलिडेशन वॉर और डिप्लोमेसी दोनों से हुई है। 9th पॉइंट हमने लिखा है हुन रेजिस्टेंस, है ना? हुन रेजिस्टेंस। 5th सेंचुरी में हुनास के प्रेशर के सामने स्कंदगुप्त ने गुप्ता अथॉरिटी को टेम्परेरीली प्रिजर्व किया। ठीक है? इससे गुप्ता कंसोलिडेशन की डिफेंसिव डायमेंशन का भी पता चलता है। अब सिर्फ प्रोटेक्शन कंसोलिडेशन वो नहीं, डिफेंसिव डायमेंशन भी आपको डिस्कस करनी है। इसमें स्कंदगुप्त के बारे में आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? आगे आएँगे तो डिस्टिंक्टिव इंपीरियल मॉडल की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल लेगेसी की इनकी बात करें, तो गुप्ता पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का सेंस था स्ट्रॉन्ग कोर और अ फ्लेक्सिबल पेरिफेरी। है ना? ये इनका जो है मेन हमको देखने को मिलता है मॉडल। ये मॉडर्न स्टाइल यूनिफॉर्मली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, है ना? हमने मैरिज अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस देखे, हमने जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखा, हमने पेरिफेरल किंगडम्स को किस तरीके से मैनेज किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किस तरीके से मैनेज किया, वो सारी चीज़ें देखी और साथ में एग्ज़ाम्पल्स भी देखे हैं। ठीक है? आगे आते हैं कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में वी हैव रिटन Thus, Gupta consolidation was not Maurya style uniform centralization, but a flexible imperial order combining annexation, alliance, and subordinate polities, laying foundation for subsequent regional state formation. है ना? तो हम समझ सकते हैं कि गुप्ताज़ का जो कंसोलिडेशन था वो मौर्य से अलग था। ये फ्लेक्सिबल जो है फ्लेक्सिबल इंपीरियल ऑर्डर को फ़ॉलो करते थे। डिफरेंट टूल्स इन्होंने आज़माए उसके लिए, है ना? और ये इस तरीके से हमको गुप्ताज़ का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्रेस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर फ्रॉम चंद्रगुप्त वन टू स्कंदगुप्त। यहाँ पे ट्रेस का मतलब जो है यहाँ एक्सेसिव एनालिसिस नहीं चाहिए है। बस एग्ज़ामिनर चाहता है कि रूलर बताओ आप और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उनके टाइम की बताओ, सिग्निफिकेंस बता दो। ठीक है? बस यही बताना है ना? तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन बिटवीन द अर्ली 4th सेंचुरी एंड मिड 5th सेंचुरी Gupta political history moved from regional emergence to imperial expansion and eventually defensive consolidation. रीजनल इमर्जेंस में 2 नाम आते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच, फिर इंपीरियल एक्सपेंशन चंद्रगुप्त वन से शुरू होता है और ज़्यादा जो है एग्रेसिवली एक्सपैंड होता है समुद्रगुप्त के टाइम पे और इवेंचुअली डिफेंसिव कंसोलिडेशन हमको लेटर स्कंदगुप्त के टाइम पे मिलता है, उससे पहले वाले रूलर्स के टाइम पे मिलता है। ठीक है? तो उसको थोड़ा ना डिस्कस करेंगे। हर एक रूलर की जो है इम्पोर्टेंस देखेंगे यहाँ। तो जो गुप्ता एम्पायर है, वो नॉर्थ इंडिया में पावर बन के निकला। है ना? नॉर्थ इंडिया में पावर बन के निकला। इसमें मैं 2 पॉइंट्स और ऐड करूँगी श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में भी ऊपर आप लिख सकते हो। उनको महाराजा का टाइटल मिला था। उनके टाइम पे गुप्ताज़ जो हैं वो रीजनल पावर ही हुआ करते थे। तो आप वो दिखा सकते हैं ताकि एवोल्यूशन पता चले। ठीक है? फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त वन के बारे में इन्होंने इंपीरियल फाउंडेशन रखी। फाउंडर नहीं थे बट व उसके बाद में रीजनल पावर से एक इंपीरियल पावर बनाने में चंद्रगुप्त वन का हाथ था। हुँ? चंद्रगुप्त वन को गुप्ता इंपीरियल जो फ़ेज़ है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रूलर माना जाता है। उन्होंने गुप्ता टेरिटरी को एक्सपैंड किया और महाराजाधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया। इससे पहले जो रूलर्स थे वो महाराज का टाइटल ही रखते थे, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि महाराजाधिराज मतलब किंग्स सुप्रीम किंग्स ऑफ किंग्स, है ना? इससे पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो इंडिकेट होता है। इन्होंने लिच्छवीज़ के साथ में अलायंस किया दैट वाज़ अ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एज़ वेल। कुमार देवी से मैरिज ने गुप्ता पॉलिटिकल प्रेस्टीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और इस अलायंस ने ईस्टर्न गैंजेटिक रीजन में गुप्ता पोज़ीशन को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त की तरफ आते हैं तो ये एक्सपेंशन के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल है। इंपीरियल एक्सपेंशन इन्होंने बहुत किया। नॉर्थ इंडिया से लेके डेक्कन, साउथ, इवन जो पेरिफेरल किंगडम्स हैं वहाँ पे, है ना? जो फॉरेस्ट किंगडम्स हैं विंध्याज़ में वहाँ पे, है ना? तो आप उनके बारे में भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, है ना? विष्णुदेव काची वाला वो जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो समुद्रगुप्त के रेन में गुप्ता पावर ड्रामेटिकली एक्सपैंड हुई। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड थी, है ना? कि मतलब डिफरेंट नॉर्थ इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मेनली एस्टैब्लिश किया, लेकिन जो डिस्टेंस एरिया थे वहाँ पे जो है ट्रिब्यूट ले रहे हैं या फिर अपनी जो सुप्रीमेसी है वो करवा रहे हैं, एक्सेप्ट करा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें जो आर्यव्रत वाले एरिया थे वहाँ पे जो है इन्होंने डायरेक्ट जो है कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है? दक्षिण पथ में डिफीट किया और उनको रिस्टोर किया ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? आगे आते हैं।
आगे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे अगर आएँगे 6 पॉइंट अगर आप देखें तो वेस्टर्न एक्सपेंशन इस टाइम इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेंशन किया। मालवा गुजरात पर कंट्रोल से गुप्ता एम्पायर की स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल रीच जो है वो बढ़ी। पोर्ट्स मिले, नए-नए पोर्ट्स मिले, है ना? पोर्ट से जो है आप ट्रेड अच्छा कर सकते हो। आपको जगह मिली मालवा गुजरात वाली, वहाँ से जो है कितने कारवां से गुज़रते हैं, तो आपको टोल बेटर मिलेगा, है ना? कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी और नॉर्थ इंडिया का डेक्कन से जो कनेक्शन है वो भी वहाँ से जो है हमको देखने को मिलता है। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मालवा और गुजरात वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुमारगुप्त के बारे में अगर देखेंगे तो कुमारगुप्त के टाइम पे स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इंपीरियल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। कुमारगुप्त ने लार्जली इनहेरिटेड एम्पायर को मेंटेन किया। अश्वमेध एसोसिएटेड कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो कि इंपीरियल लेजिटिमेसी का इंडिकेशन भी देते हैं। ठीक है? यहाँ पे जो है आप कॉइन्स वगैरह के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना? वैसे तो पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी दिखाई है, कॉइन्स के बारे में भी लिख सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसका। तो कॉइन्स में आप जो है चंद्रगुप्त वन वाले में भी लिख सकते हैं जिसमें जो कुमारदेवी चंद्रगुप्त टाइप कॉइन्स इश्यू हुए थे। समुद्रगुप्त ने तो 16 टाइप के कॉइन्स जो है इश्यू कराए थे, ठीक है? तो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के कॉइन्स उधर भी देखने को मिलते हैं आपको, है ना? तो आप कॉइन्स के बारे में भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं, हमने कुमारगुप्त देखा फिर स्कंदगुप्त के बारे में आएँगे तो एक्सटर्नल डिफेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पे। इनके टाइम पे हुन जो है हुन रेजिस्टेंस काफ़ी देखने को मिलता है और स्कंदगुप्त के रेन में एक्सटर्नल और इंटरनल मिलिट्री चैलेंजेस काफ़ी प्रोमिनेंट थे। उन्होंने गुप्ता पॉलिटिकल अथॉरिटी को टेम्परेरीली डिफेंड किया। पोस्ट स्कंदगुप्त हमको जो है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। स्कंदगुप्त के बाद सेंट्रल गुप्ता अथॉरिटी ग्रेजुअली वीकन हुई और रीजनल पावर इंक्रीजिंगली ऑटोनॉमस हुए। ठीक है? तो ये जो है इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट्स। Conclusion में what we have written. The Gupta trajectory thus progressed from consolidation, expansion, integration to defense. ठीक है, consolidation से expansion, expansion से integration, integration से then defense. With Skandgupta marking the high point of resistance before imperial authority weakened. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त वन के टाइम क्या हुआ, फिर समुद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और फिर बाद में डिक्लाइन। ठीक है? हाँ। This makes the Gupta period a crucial bridge between ancient imperial formation और early medieval regionalization हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो regionalization देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the significance of Chandragupta's Lichvi alliance and the rise of Gupta power. ठीक है, एग्जामिन करना है चंद्रगुप्त वन का जो लिच्छवी अलायंस था, है ना? उसको जो है तो हमको पॉलिटिकल, डायनेस्टिक, टेरिटोरियल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सब डिस्कस करने हैं। ठीक है, सब डिस्कस करना है। तो व्हाट वी हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन, Chandragupta's one marriage with Kumaradevi of Lichavis was more than a matrimonial arrangement. सिर्फ शादी से ही बढ़ के सिर्फ शादी नहीं था, उससे भी बढ़ के था। It was not just a matrimonial alliance. ठीक है? It strengthened Gupta's legitimacy and political reach. ठीक है, अब लिच्छवी कहाँ पे है? ये जो तेराई नेपाल तेराई वाला रीजन है जो है ना, इस वाले एरिया में हमको जो नॉर्दर्न यूपी इस वाले एरिया में लिच्छवीज़ देखने को मिलते थे। तो वहाँ तक भी सिग्निफिकेंस बढ़ा चंद्रगुप्त का। डिस्कस करते हैं एक-एक पॉइंट से। तो सबसे पहला है डायनेस्टिक लेजिटिमेसी। जॉइंट कॉइनेज भी इश्यू हुए हैं ना कुमार देवी के नाम से। जॉइंट कॉइनेज जो है वो अनयूजुअल पॉलिटिकल सिंबलिज्म प्रोवाइड करते हैं। गुप्ताज़ ने लिच्छवी एसोसिएशन को पब्लिकली हाइलाइट किया, डायनेस्टिक प्रेस्टीज बढ़ी इससे, है ना? उनके साथ में रिलेशंस बढ़े, लेजिटिमेसी एनहांस हुई, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉलिटिकल अलायंस तो ऑफ कोर्स बना ही जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी बनी, ठीक है? मैरिज ने पोटेंशियली कंपीटिंग रीजनल इंटरेस्ट को अलायंस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहाँ पे जो है एक-दूसरे से लड़ रहे थे, अब जो है अभी मित्र बन गए हैं, ठीक है? थर्ड इज़ लिच्छवी प्रेस्टीज, है ना? समुद्रगुप्त की मैटरनल जो लिच्छवी कनेक्शन को भी एम्फसाइज़ किया गया है। इससे पता चलता है कि मैटरनल लीनिएज पॉलिटिकली वैल्यूएबल थी उस टाइम पे भी, है ना? जो समुद्रगुप्त है उनको लिच्छवी दोहित्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको लिच्छवी दोहित्रा बोला जाता है। ठीक है? आगे आते हैं टेरिटोरियल एडवांटेज भी इनको मिला, गैंजेटिक कनेक्टिविटी। अब लिच्छवी एसोसिएशन ने गुप्ता पॉलिटिकल नेटवर्क को ईस्टर्न गैंजेटिक रीजन में स्ट्रेंथन करने में हेल्प की होगी, है ना? तो टेरिटोरियल एडवांटेज भी देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। फिर अगर आगे आते हैं तो हमको मैरिज डिप्लोमेसी, तो ये तो ऑफ कोर्स सीधा-साधा है ही। इसके अलावा भी पॉइंट्स थे, तो ये तो पॉइंट हमको पक्का देखने देखने को मिल ही रहा था। तो ये नॉन मिलिट्री एक्सपेंशन हो गया ना, मैरिज अलायंस इज़ नॉट नॉन मिलिट्री एक्सपेंशन, ठीक है? तो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन में पावर सिर्फ वॉरफेयर से नहीं बल्कि मैरिज अलायंस से भी कंस्ट्रक्ट होती थी। ठीक है? फिर 6th पे अगर आएँगे तो हमको यहाँ पे सक्सेशन प्रेस्टीज देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त वाला हमने देख लिया कि उनको लिच्छवी दोहित्रा बोला जाता है। रिसोर्स बेस बढ़ा, ज़्यादा मोबिलाइज़ेशन कैपेसिटी बनी, गैंजेटिक रिसोर्सेज़ आपके अंदर है ना? आपके अंडर है।
डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी तो थी ही है ना? इम्पीरियल फाउंडेशन बनाई है, इनेबल्ड लेटर एक्सपेंशन, बाद में एक्सपैंड करने में भी मदद की, ठीक है? ये हमको समुद्रगुप्त के सब्सिक्वेंट कैंपेन से पता चलता है, ठीक है? उसके बाद में सिंबॉलिक कैपिटल क्लेम्ड प्रेस्टिजियस एंसेस्ट्री, हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि हम जो है लिच्छवीज़ की हमारी जो है मदर थी, दादी थी, या जो भी है, हम यहाँ से आते हैं, हम वहाँ से आते हैं। तो ये जो है सिंबॉलिक कैपिटल भी इस तरीके से हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है? इस तरीके से हमको ये देखने को मिल जाता है। कंक्लूड किस तरीके से करेंगे इसको कि द अलायंस प्रोवाइडेड द गुप्ता विद द लेजिटिमेसी, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, demonstrating how marriage diplomacy could complement military state building in early historic India. है ना? तो लिच्छवीज was therefore significant not merely as a marriage but as an instrument of legitimacy, political networking and dynastic consolidation, contributing to the conditions that enabled subsequent Gupta imperial expansion. ठीक है? इस तरीके से जो है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस समुद्रगुप्ता's conquest and assess the nature of his imperial policy. दो पार्ट्स, पहला कॉन्क्वेस्ट, दूसरा नेचर ऑफ इंपीरियल पॉलिसी डिस्कस करना है, ठीक है? देयरफॉर आंसर का रफली 40-60 इस तरीके से हम करेंगे। 40% पार्ट जो है वो कॉन्क्वेस्ट को देंगे और नेचर जो है उसको 60% इंटरप्रिटेशन जो है उस तरीके से करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। समुद्रगुप्ता transformed Gupta power into an empire through a combination of annexation, subordination and diplomatic accommodation. समुद्रगुप्त ने जो है गुप्ता किंगडम को एक मेजर इंपीरियल पावर में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया थ्रू एक्सटेंसिव कैंपेन्स, बट जो उनका इंपीरियलिज्म था वो सिलेक्टिव था, ज्योग्राफिकली डिफरेंशिएटेड था। ऐसा नहीं था कि सब जगह जो है वो यूनिफॉर्म एनेक्सेशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल से देखते हैं, पॉइंट से देखते हैं। सबसे पहले आर्यव्रत का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो नदन जो रूलर्स थे वहाँ पे नदन जो एरिया उसको आर्यव्रत बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में सेवरल रूलर्स को डिफीट करके उनकी जो टेरिटरीज है वो गुप्ता एम्पायर में ले आए, डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे। आर्यव्रत का ये। दक्षिण पथ की अगर बात करें, साउथ वाले साइड में सदर्न कैंपेन्स की बात करें तो साउथ में डिफीटेड रूलर्स को जनरली रिस्टोर कर दिया गया। ये अलग है अब नॉर्थ इंडिया से, है ना? रीजन क्या था? क्योंकि डिस्टेंट टेरिटरीज को डायरेक्टली गवर्न करना जो है ज्यादा पैसे लगेंगे, उसमें ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, है ना? और मुश्किल भी होगा, इसलिए उनको रिस्टोर कर दिया। और अपनी जो एक क्या नाम है लेजिटिमेसी है उसको भी एक्सपैंड कर दिया एट द वेरी सेम टाइम, तो दोनों साइड से विन विन सिचुएशन हो गई, ठीक है? नेक्स्ट अताविका किंगडम, जो फॉरेस्ट किंगडम्स है उनके बारे में अगर बात करें, है ना? तो अगर उनके बारे में बात करें तो फॉरेस्ट रीजन को सबऑर्डिनेट करके गुप्ता कोर के अराउंड सिक्योरिटी बेल्ट क्रिएट की गई, है ना? तो अताविका किंगडम्स देखने को मिलते हैं। फिर प्रत्यंता स्टेट्स देखने को मिलते हैं। प्रत्यंता स्टेट्स कौन से? ये नेपाल, कामरूप वाले एरिया, बंगाल वाले, ईस्टर्न बंगाल वाले एरिया, है ना? तो ये बॉर्डर स्टेट्स थे। तो गुप्ता स्टेट्स ने बॉर्डर स्टेट्स ने गुप्ता सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया। तो यहाँ पे प्रत्यंता स्टेट्स भी देखने को मिलता है। अताविका, फॉरेस्ट और प्रत्यंता स्टेट्स, ये जो है ट्रिब्यूटरी रिलेशन यहाँ पे जो बॉर्डर स्टेट्स देखने को मिलते थे, ठीक है? रिपब्लिक्स की बात करें तो रिपब्लिक्स जैसे योद्याज, मालवाज, है ना? ये हमको देखने को मिलते हैं। रिपब्लिक और या फिर ये ओलिगार्किक पॉलिटीज थी, इनको भी गुप्ता इंपीरियल हायरार्की में सबऑर्डिनेट बनाया। तो रिपब्लिक्स का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इवन जो फ्रंटियर पावर्स थे लाइक शाका कुशाना रूलर्स, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक्सटर्नल रूलर्स के रिलेशन को गुप्ता प्रेस्टीज के कॉन्टेक्स्ट में जो है प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं फॉरेन पावर्स वाले में, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो उनकी इंपीरियल आइडियोलॉजी के बारे में, यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट देख लिया। मिलिट्री, हाँ, मिलिट्री पावर जो है इंपीरियल एक्सपेंशन किया गया, एक्सटेंसिव कैंपेन जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो यहाँ पे भी जो है 7th पॉइंट में आप प्रयाग प्रशस्ति का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पे जो है इनको चक्रवर्तन बोला गया है ना? समुद्रगुप्त को चक्रवर्तन बोला गया है, ठीक है? प्रैग्मेटिज्म पता चलता है इससे। प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब होता है कि लिमिट जहाँ पे नहीं हो रहा है, दिमाग से काम लेना है ना? दिमाग से काम लेना है, अपॉर्चुनिस्ट रहना है और अपने लिए जितना जितना बेस्ट हो सकता है वो चूज़ करना है, ठीक है? स्मार्ट बनना है। प्रैग्मेटिज्म देखने को मिलता है कि सदर्न रूलर्स को आप नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके नुकसान में है, तो आप उनको वापस रिस्टोर कर दो,
है ना? तो ये प्रैग्मेटिज़्म दिखता है। सॉफ्ट इम्पीरियलिज़्म भी दिखता है, हमको फ्रंटियर रूलर्स जो हैं, उनकी तरफ सॉफ्ट इम्पीरियलिज़्म देखने को मिलता है। स्ट्रैटेजिक सिलेक्टिविटी बोल सकते हैं, मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक सिलेक्टिविटी जो है ना? कि जहाँ कर सकते हैं वहाँ पे करें, जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे किसी और तरीके से जो है आप सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है? ट्रिब्यूटरी इम्पीरियलिज़्म, अब ये कीवर्ड्स हैं, यू कैन जस्ट नोट डाउन इनटू योर नोटबुक या जहाँ पे भी अगर आपके पास कुछ लिखने को है। स्ट्रैटेजिक सिलेक्टिविटी, ट्रिब्यूटरी इम्पीरियलिज़्म, प्रैग्मैटिक स्टेटक्राफ्ट, ये जो है आपके जो है की पॉइंट्स या कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर कंक्लूजन हमको करना लिखना हो कि हम क्या लिखेंगे? Samudragupta's imperialism was selectively centralizing rather than uniformly expansionist, using force where a strategic and subordinate sovereignty where direct rule was impractical. है ना? तो यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल था वहाँ पे आपने रूल कर लिया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे नहीं किया, ठीक है? जैसे आर्यव्रत में एनेक्सेशन देखने को मिलता है, दक्षिण पथ में डिफीट और रिस्टोरेशन देखने को मिलता है, फ्रंटियर्स में सबमिशन देखने को मिलता है और फॉरेनर्स के साथ में डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त वाज़ अ कॉन्क्वेरर एज़ वेल एज़ अ प्रैग्मैटिक स्टेट्समैन डिस्कस। तो ये सेम ही क्वेश्चन होगा, है ना? ये सेम ही क्वेश्चन होगा लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह को वो सब एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं, बट डिस्कस कर ही लेते हैं। एनीवे इंट्रोडक्शन इज़ कि Samudragupta's career combined exceptional military expansion with a pragmatic recognition that imperial power need not always mean direct territorial control. ठीक है? तो his political genius lay in recognizing that different regions require different forms of imperial control. समुद्रगुप्त रेन में जो है मिलिट्री एक्सपेंशन के साथ-साथ में डिप्लोमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज़ मिलिट्री जीनियस, है ना? एक्सटेंसिव कैम्पेन्स किए उन्होंने। His military achievement established Gupta supremacy over a large part of North India as well as Deccan India, Southern India वो सब देखने को मिलते हैं। आर्यव्रत के साथ में क्या पॉलिसी थी हम डिस्कस करके आए हैं। सदर्न पॉलिसी क्या थी, फ्रंटियर पॉलिसी क्या थी, रिपब्लिकन पॉलिसी क्या थी, है ना? फॉरेस्ट वाली अताविका किंगडम्स भी आप लिख सकते हैं, तो 5-6 पॉइंट्स तो आपके ये हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जैसे उनकी डिप्लोमेसी जो बाहर के एक्सटर्नल रिकॉग्निशन उन्होंने की है, ठीक है? गुप्ता प्रेस्टीज वाइडर डिप्लोमैटिक वर्ल्ड तक जो है प्रोजेक्ट हुआ। इंपीरियल आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, है ना? अश्वमेध यज्ञ किया, रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है उनको हमको उनकी, ठीक है? कल्चरल पैट्रनेज भी दिखता है, उनको कविराज के नाम से जो है बोला जाता है, कविराज, है ना? तो वो सिर्फ़ जो है एक्सपेंशन ही नहीं करते थे बट वैसे आर्टिस्ट भी थे, है ना? तो वीणा के टाइप के कॉइन भी हमको जो है उनके देखने को मिलते हैं। तो एक कल्चरल पर्सोना भी था उनका, एक सॉफ्ट पावर टाइप का भी जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद में मॉनेटरी मैसेजिंग जो लिरिस्ट टाइप जो कॉइन्स होते हैं वो भी इन्होंने स्ट्रक करवाए, तो वो भी हमको देखने को मिलता है और इंपीरियल प्रैग्मैटिज़्म तो ऑफ कोर्स था ही। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन में Samudragupta's achievement lay not merely in conquest but in converting military superiority into a sustainable political hierarchy, an approach that maximized influence while limited administrative burden. ठीक है? तो समुद्रगुप्त का हमको पता चलता है कि वो जो है समुद्रगुप्त की अचीवमेंट सिर्फ़ इसमें नहीं है कि वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल हायरार्की में कन्वर्ट करना वाज़ हिज़ अचीवमेंट, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो इन्फ्लुएंस है वो मैक्सिमाइज़ हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो कम हुआ। ठीक है? इस तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालाइज़ द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एज़ द सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग समुद्रगुप्ता's पॉलिटिकल करियर। ठीक है? हमको जो है यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करनी है, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में बात करनी है। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन द प्रयाग प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हरिसेना is the principal epigraphic source for Samudragupta's reign, though its eulogistic character demands critical reading. है ना? प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेना ने लिखा था, बहुत इम्पोर्टेंट एपिग्राफिक सोर्स है ना? लेकिन पर्टिकुलरली जो है कॉन्क्वेस्ट वगैरह के बारे में बताता है, पॉलिटिकल रिलेशन और इंपीरियल आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताता है। तो क्या-क्या बताता है थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जीनियोलॉजी के बारे में बात करता है, डायनास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करता है, इंस्क्रिप्शन गुप्ता जीनियोलॉजी और सक्सेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। नॉर्दर्न कैंपेन, सदर्न कैंपेन, फ्रंटियर स्टेट अब जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो बार-बार नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है? नॉर्दर्न कैंपेन के बारे में बताता है, सदर्न कैंपेन के बारे में बताता है, फ्रंटियर स्टेट्स के साथ में, रिपब्लिक्स के साथ में फॉरेन रिलेशंस कैसे थे, इंपीरियल आइडियोलॉजी के बारे में बताता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में भी हमको बताता है।
है ना? डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ रूलर्स जो है वो गुप्ता इंपीरियल स्ट्रैटेजी की ज्योग्राफी रिवील करते हैं। सोर्स लिमिटेशन क्या है कि कोर्टली एग्ज़ैजरेशन, अब क्योंकि ये प्रशस्ति है, तो प्रशस्ति एनीवे तारीफ़ ही करती है, ठीक है? तो हमको ये थोड़ा-सा देखने को मिलता है कि इसमें जो है कोर्टली एग्ज़ैजरेशन हो सकता है। प्रशस्ति का प्राइमरी पर्पस प्रेज़ करना ही होता है। देयरफॉर विक्ट्रीज़ को ऑटोमैटिकली ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं मानना चाहिए। कोरैबोरेशन हो सकता है क्योंकि मल्टी सोर्स मेथड जो है कॉइन्स, आर्कियोलॉजी और अदर इंस्क्रिप्शंस के साथ में कंपेयर करने पर सोर्स की हिस्ट्री, रिलायबिलिटी जो है वो बेटर असेस होती है, तो हम वो जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमको कुछ जो है इसका ड्रॉबैक देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो क्या-क्या देखने को मिलता है वो भी देखा। ड्रॉबैक क्या है कि कोर्टली एग्ज़ैजरेशन हो सकता है, किंग को और ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया क जा सकता है ना? और जो है कोरैबोरेशन का भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है, इसलिए जो है हमको डिफरेंट लेंसेज़ से देखने के बाद में एक कंक्लूजन पे आना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे? The Prayag Prashasti is indispensable for reconstructing Samudragupta's political career, but it is not a neutral chronicle. Neutral नहीं है, प्रशस्ति का नाम ही प्रेस करना होता है ना? Its greatest value emerges when its imperial rhetoric is critically compared with numismatics and archaeological evidence. ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो है आप लिमिटेशन में 4-5 पॉइंट और भी लिख सकते हैं बना के, है ना? 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ रूलर्स मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति एंड व्हाट दे रिवील अबाउट गुप्ता इंपीरियलिज्म। तो ये वही है जो हमने डिस्कस किया, फॉरेन, अताविका, आइलैंड रूलर्स। अच्छा, एक एक्स्ट्रा आइलैंड रूलर्स भी के बारे में भी लिख सकते हैं कि श्रीलंका के साथ में भी कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ये तो देख लिया, नेक्स्ट टेरिटरीज़, हायरार्की ऑफ सोवरेनिटी ये सब हम देख चुके, ठीक है? एक कॉमन से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है? आगे आते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, है ना? 8th क्वेश्चन क्या बात करता है कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप। दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्क्वेस्ट को जो है हमको समझना है, तो इसमें पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कमर्शियल, डिप्लोमैटिक सारी चीज़ें हमको देखनी है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड डिफीट ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप ट्रांसफॉर्म द गुप्ता फ्रॉम अ प्राइमरीली गैंजेटिक पावर इनटू अ मेजर वेस्टर्न इंडियन इंपीरियल फेस। चंद्रगुप्त सेकंड का जो कॉन्क्वेस्ट था वेस्टर्न क्षत्रप्स पे प्रोबेबली 4th टू 5th सेंचुरी आसपास, उन्होंने गुप्ता पावर को मालवा और वेस्टर्न इंडिया में एक्सटेंड कर दिया। उसकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पोजीशन जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सबसे पहले तो यही कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ वेस्टर्न इंडिया में, मालवा गुजरात मिले। गुप्ता पॉलिटिकल स्फीयर जो है वो गैंजेटिक हर्टलैंड से निकलकर वेस्टवर्ड भी जो है एक्सपैंड हो रहा है। शकाज को एलिमिनेट किया, राइवल्स जो है रिमूव कर दिए, वेस्टर्न क्षत्रप्स को डिफीट किया। वेस्टर्न इंडिया का मेजर पॉलिटिकल राइवल जो है वो एलिमिनेट हो गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गई, मालवा मिल गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गई, वहाँ से इकोनॉमिक गेन्स मिले, है ना? ट्रेड रूट्स मिले, कमर्शियल कनेक्टिविटी बनी और वेस्टर्न इंडिया कंट्रोल करने से इनलैंड ट्रेड नेटवर्क्स पर गुप्ता इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ा। ठीक है? शाका उसको एलिमिनेट कर दिया, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी हमको मिल गई, मालवा सिक्योर हो गया। अर्बन सेंटर्स मिले जैसे उज्जैन, है ना? अर्बन सेंटर्स मिले, मैरीटाइम एक्सेस मिले, गुजरात के पोर्ट्स हमको भरूच, है ना? कैम्बे, सुपारा ये सब जो है कंट्रोल में आए, तो ये भी हमको देखने को मिलता है, सी पोर्ट्स मिल गए हमको, ठीक है? फिर उसके बाद में इंपीरियल प्रेस्टीज ऑफ कोर्स बढ़ी, वाकाटकास के साथ में अलायंस था तो डेक्कन जो फ्लैंक जो है वो भी प्रोटेक्ट हुआ। प्रभावती गुप्ता की शादी की थी ना चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी, वाकाटका जो किंग है उनसे शादी की थी। और कल्चरल एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है ना? इवन गुप्ताज़ ने वेस्टर्न रीजन की एक्जिस्टिंग मॉनेटरी प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थ्रू इकोनॉमिक एडाप्टेशन। ठीक है? ये भी हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ी। क्षत्रप पावर के रिमूवल से गुप्ता एम्पायर को वेस्टर्न साइड पर ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कंक्लूड? द क्षत्रप कॉन्क्वेस्ट वाज़ देयरफॉर अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट, ग्रेटली एक्सपैंडिंग गुप्ता रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी एंड इंपीरियल प्रेस्टीज। ठीक है? तो जो क्षत्रप कॉन्क्वेस्ट जो हुआ उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट आया गुप्ता पावर में और गुप्ता रिसोर्सेज बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़ी और इंपीरियल प्रेस्टीज भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो सिक्योरिटी, ट्रेड और प्रेस्टीज तीनों चीज़ें बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर गुप्ता? सेम आंसर है ना? सेम आंसर है। क्या क्या बोलेंगे? शकाज़ रिमूव हो गए, वेस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मिल गई, अर्बन सेंटर्स मिल गए, सी पोर्ट्स मिल गए, कनेक्टिविटी बढ़ गई, है ना? वाकाटकाज़ प्रोटेक्शन मिल गई, डेक्कन जो है वो प्रोटेक्शन मिल गई, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो सेम ही क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट है डिस्कस द रेन ऑफ कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन के रेन के बारे में बात करनी है एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय गुप्ता एम्पायर।
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन, कुमारगुप्त वन मेंटेन्ड गुप्ता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर मच ऑफ हिज लॉन्ग रेन, बट इमर्जिंग मिलिट्री एंड रीजनल प्रेशर फोरशैडोज लेटर इंपीरियल स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या बोला कि कुमारगुप्त ने जो है पावरफुल गुप्ता एम्पायर को इनहेरिट किया था और एक ब्रॉड टेरिटोरियल फ्रेमवर्क को जो है मेंटेन करके रखा, लेकिन उनके रेन में कुछ इमर्जिंग मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आए, है ना? जो कि उनकी डेथ के बाद में ज़्यादा सीवियर हो गए स्कंदगुप्त के टाइम पे। स्टार्ट जो हुनास वाला जो प्रॉब्लम था वो इन्हीं के टाइम पे शुरू हो गया था, लेकिन बाद में इनके बाद में स्कंदगुप्त वाले में और ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है? जिन्होंने जो है इम्पीरियल जो रेवेन्यू है उसका जो फिस्कल प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ा दिया। ठीक है? फर्स्ट आता है इम्पीरियल कंटिन्यूटी। अब इनका जो टाइम पीरियड है जो ये हमारा कुमारगुप्त का टाइम पीरियड है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिलता है वैसे तो, है ना? मोर और लेस स्टेबल ही बोलते हैं इसको। इम्पीरियल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, टेरिटोरियल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। लंबा रेन 415 से 455 तक, ठीक है? कुमारगुप्त लार्जली जो है एक बड़ा जो किंगडम है वो इनहेरिट किया था उन्होंने, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की जो टेरिटोरियल अचीवमेंट्स थी उसके बाद में काफ़ी बड़ा जो है एम्पायर देखने को मिलता है। रॉयल लेजिटिमेसी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है किया, अश्वमेध टाइप के जो कॉइन्स हैं इन्होंने इश्यू किए, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इनके एम्पायर में। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कंटिन्यूड टू फंक्शन। रिलीजियस पैट्रोनेज भी इवन ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी और टाइम और बढ़ती है इनके टाइम पे। रॉयल रिलीजियस एफिलिएशन ने डायनेस्टिक लेजिटिमेसी को और ज़्यादा सपोर्ट किया फिर, है ना? यहाँ पे जो है पुष्यमित्र के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट्स कि इंटरनल या फिर रीजनल मिलिट्री चैलेंजेस जो हैं वो भी इमर्ज देखने को मिलते हैं हमको। हुनास का प्रेशर देखने को मिलता है इस टाइम पे, है ना? हुन प्रेशर देखने को मिलता है। हुन प्रेशर गुप्ता एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट चैलेंज था, ठीक है? हुँ। उसके बाद में रीजनल ऑटोनॉमी जो सेंट्रल इंपीरियल पेरिफेरी में लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस की इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रही थी। ये पुष्यमित्र वाला है ना इसको जस्ट एलिमिनेट फॉर नाउ बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, आई माइट बी रॉन्ग, कुछ और भी हो सकता है ना? तो ये पुष्यमित्र वाला जो पॉइंट है इसको वी कैन एलिमिनेट फॉर नाउ, ठीक है? रीजनल पावर्स जो हैं वो ऑटोनॉमी उनकी बढ़ रही है ना? उनकी पावर बढ़ रही है। तो वहाँ पे भी जो है प्रेशर इंटरनल प्रेशर भी बनता हुआ दिख रहा है। मिलिट्री बर्डन बढ़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा लड़ाई-वड़ाई ये सब हो रहा है तो पे वो वॉर्स आर नेवर फॉर फ्री। इवन इफ यू विन दे आर नेवर फॉर फ्री, है ना? बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ मनी तो होता ही है ऑफ कोर्स, और आपको जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो स्टेबिलिटी से डिफेंस की तरफ जो है ट्रांज़िशन हमको इस टाइम पे देखने को मिलता है। और इनकी डेथ के बाद में जो है ये हुनर्स वगैरह और बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है? तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कुमारगुप्ता's reign was less an age of a decline than a critical transition when Gupta political stability increasingly depended upon military defense and negotiated regional control. ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन स्कंदगुप्ता's स्ट्रगल अगेंस्ट हुनास। अब जब कुमारगुप्त चले जाते हैं तो स्कंदगुप्त कैसे जो है उसको करते हैं। तो हुनास के थ्रेट की वजह से फिर गुप्ता रिस्पॉन्स करते हैं, विक्ट्री होती है, लेकिन विक्ट्री द वॉर इज नेवर फॉर फ्री, इवन द विक्ट्री इज नेवर फॉर फ्री, है ना? तो कॉस्ट लगता है, लॉन्ग टर्म टर्म जो सिग्निफिकेंस है वो बेकार होता है उसका, ठीक है? स्कंदगुप्त inherited an increasingly pressurized empire and successfully defeated a Gupta authority against Hunaz and other external stress, albeit at considerable cost. तो मिलिट्री प्रेशर इन्होंने फेस किया, उनके रेन में सिग्निफिकेंटली जो है सक्सेस तो मिली, लेकिन जो है फिस्कल प्रेशर जो है वो बढ़ गया जिसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट हुनाज का थ्रेट हम देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट प्रेशर। हुनाज गुप्ता फ्रंटियर के लिए सीरियस मिलिट्री चैलेंज जो है वो बने। मिलिट्री मोबिलाइज हो गई क्योंकि डिफेंसिव रिस्पॉन्स करना था। स्कंदगुप्त हैड टू मोबिलाइज इंपीरियल मिलिट्री रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट गुप्ता अथॉरिटी। भीतरी इंस्क्रिप्शन में भीतरी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां से हमको जो है एविडेंस देखने को मिलता है इसका, है ना? कि भीतरी इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट्स और हुनास के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के एविडेंस के रूप में जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। जो है रेजिलियंस देखने को मिलती है। स्कंदगुप्त की मिलिट्री सक्सेस ने गुप्ता एम्पायर को इमीडिएट कोलैप्स से बचाया, नहीं तो हो सकता था कोलैप्स, है ना? फ्रंटियर्स को डिफेंड किया। फिस्कल बर्डन देखने को मिलता है इनके टाइम पे। मॉनेटरी स्ट्रेस देखने को मिलता है इनके टाइम पे। कॉइनेज चेंजेस को ब्रॉडर फिस्कल, अभी कॉइन्स में भी जैसे जितना हिसाब से पहले गोल्ड कॉइन्स हो रहे थे, अभी इस टाइम डिक्लाइन देखने को मिलता है क्योंकि फिस्कल प्रेशर पड़ रहा है ना? और टेम्परेरी सक्सेस हो सकती है, जो थ्रेट है वो पोस्टपोन हो गया बाद के लिए, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है? सारे पॉइंट उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। आगे अगर कंक्लूजन इसका हम लिखें, शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिल गई लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट उसका हुआ।
कंक्लूजन अगर लिखें तो स्कंदगुप्ता's victory postponed rather than permanently eliminated the Hunas challenge. While prolonged defense intensified the structural pressure already affect Gupta power. है ना? तो ये जो है बार-बार लड़ाई हो रही है, तो इसकी वजह से गुप्ता पावर जो है वो अंदर से वीकन होने लगी। अर्ली चैलेंज तो हुनास का ही चेक्ड, लेकिन बाद में परमानेंट जो डैमेज हो गया उसको वो जो है रिवर्स नहीं कर पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द हुनास इन्वेजन कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर? सेम चीज़ है ना? पर फिर भी थोड़ा-सा पॉइंट्स के बारे में सिर्फ देख लेते हैं, है ना? यहाँ पे लिखा है हमने इंट्रोडक्शन में, हुनास इन्वेजन एक्सेलरेटेड गुप्ता डिक्लाइन बट दे वर अ कैटलिस्ट रेदर देन सोल कॉज ऑफ इंपीरियल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि हुनास इन्वेजन ने गुप्ता डिक्लाइन को एक्सेलरेट ज़रूर किया, लेकिन वो अकेले रीज़न नहीं थे जिसकी वजह से जो है डिक्लाइन हुआ। ठीक है? और भी काफ़ी सारे रीज़न थे, तो हमको हुनास के अलावा जो रीज़न थे उनको डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट इज़ मिलिट्री प्रेशर, ये हुनास की वजह से हुआ। अब लड़ाई वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से फिस्कल ड्रेन देखने को मिलता है, टेरिटोरियल डिसरप्शन देखने को मिलता है। हुनास एक्सपेंशन डिस्टर्ब्ड गुप्ता अलायंस इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। रीजनलाइज़ेशन इस टाइम पे देखने को मिलता है। मैत्रकाज़ ऑफ वल्लभी फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ गुप्ता सेंट्रल पावर वीकेंड, रीजनल जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उन्होंने ऑटोनॉमी गेन कर ली। जो लैंड ग्रांट्स वगैरह देखने को मिलता है उसकी वजह से जो लोकल चीफ्स वगैरह थे वो ज़्यादा जो पावरफुल देखने को मिलते हैं। तो लैंड ग्रांट्स भी एक रीज़न हमको यहाँ पे देखने को मिलती है जिसकी वजह से फिस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन हुआ, है ना? फिस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन देखने को मिलता है। जो रॉयल ट्रेज़री है उसमें अमाउंट कम आने लग गया, है ना? फ्यूडेटरी टेंडेंसीज़ जो हैं वो इस टाइम डेवलप होती हुई दिख रही हैं। और क्या प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है? ये 7th पॉइंट अगर हम आप आएँगे तो सक्सेशन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ना? प्राइमोजेनिचर का जो लॉ है वो पूरे तरीके से जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता था, तो जो है सक्सेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है उसकी वजह से। इकोनॉमिक स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स था ही। हमको देखने को मिलता है कि मॉनेटरी स्ट्रेंथ धीरे-धीरे रिड्यूस हो रही है। जिस क्वालिटी के कॉइन्स पहले होते थे, जिस नंबर में कॉइन्स पहले होते थे, अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइज़ेशन की वजह से जो सेंटर है वो वीक हो गया है ना? तो हुनास कैटलिस्ट थे लेकिन प्रॉब्लम्स और भी एग्ज़िस्ट करती थी। ठीक है, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? द हुनास एक्सेलरेटेड द कोलैप्स ऑफ गुप्ता पॉलिटिकल यूनिटी, बट द डीपर explanation lies in the interaction of fiscal, administrative, dynastic and regional factors. ठीक है, तो जो गुप्ताज़ का जो डिक्लाइन था, इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड थ्रू अ मल्टी कॉज़ल मॉडल, जिसमें इंटरनल डिसेंट्रलाइज़ेशन के साथ-साथ में फिस्कल प्रेशर, सक्सेशन इश्यूज़, रीजनलाइज़ेशन और होना इन्वेजन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was Gupta imperial expansion based on a direct annexation or a system of political subordination discussed? ठीक है, तो गुप्ताज़ का जो इंपीरियल एक्सपेंशन था वो डायरेक्ट एनेक्सेशन से था या फिर एक पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन का सिस्टम था। तो इसमें आप स्कंदगुप्त वाला एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पूरा जो है डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसमें डिप्लोमेसी का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मैरिज अलायंसेस लिख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, मतलब जो-जो तरीके जो है इन्होंने अपनाए वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द इंपीरियल स्ट्रैटेजीज ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। कंपेयर करना है इसमें, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, वो हम देखेंगे। तो व्हाट वी हैव रिटन इन इंट्रोडक्शन, बोथ रूलर्स expanded Gupta power, but Samudragupta perfected graded political subordination, while Chandragupta too emphasized strategic territorial expansion and western consolidation. ठीक है, तो अगर इंपीरियल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो दोनों रूलर्स का कॉमन ऑब्जेक्टिव गुप्ता पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना था। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो है उन्होंने ग्रेडेड जो है हमको देखने को मिलता है ग्रेडेड सोवरेनिटी क्रिएट की। मतलब कहीं पे जो है रिस्टोर कर दिया, कहीं से ट्रिब्यूट ले रहे हैं, कहीं पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब हमको देखने को मिलता है। वेयर एज चंद्रगुप्त के टाइम पे वेस्टर्न कंसोलिडेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जो है यहाँ पे नॉर्दर्न स्ट्रैटेजी की बात करें तो समुद्रगुप्त की जो स्ट्रैटेजी थी वो ज़्यादा एग्रेसिव थी। नॉर्दर्न स्ट्रैटेजी, समुद्रगुप्त ने नॉर्दर्न रूलर्स को डिफीट करके डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो एक्सपेंड किया। सदर्न स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे समुद्रगुप्त ने साउथ में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की विदाउट लार्ज स्केल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? यहाँ पे देखने को मिलता है साउथ में। ठीक है, साउथ में लिमिटेड इंटरवेंशन था चंद्रगुप्त सेकंड का। वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो लिमिटेड पेनिट्रेशन था समुद्रगुप्त का, लेकिन वहीं चंद्रगुप्त सेकंड की तो अचीवमेंट में से एक आता है वेस्टर्न क्षत्रप्स को डिफीट करना। डिप्लोमेसी की बात करें तो दोनों ने जो है डिप्लोमेसी यूटिलाइज की, है ना? चंद्रगुप्त सेकंड का वाकाटका अलायंस देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटका मैरिज अलायंस के थ्रू डेक्कन फ्लैंक को सिक्योर किया और समुद्रगुप्त भी डिप्लोमैटिक सबऑर्डिनेशन जो है वो यूज़ करते थे। ठीक है, अलायंसेस किए इन्होंने, जो समुद्रगुप्त इन्होंने फ्रंटियर अकोमोडेशन देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड का वाकाटक अलायंस देखने को मिलता है।
ठीक है? इंपीरियल मॉडल जो समुद्रगुप्त का है वो ग्रेडेड था और जो चंद्रगुप्त सेकंड का था वो कंसोलिडेशन के बेसिस पे था। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है वो ट्रिब्यूट लेते थे, है ना? और चंद्रगुप्त सेकंड जो है उन्होंने तो वेस्टर्न ट्रेड को पूरा एक्सेस ही कर लिया, वहाँ के पोर्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट टाउन्स वगैरह वो सब कुछ, ठीक है? अगर मेजर एविडेंस की बात करें तो समुद्रगुप्त हमको प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है और चंद्रगुप्त टू का हमको कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है? ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। लेगेसी की बात करें तो समुद्रगुप्त ने इंपीरियल फ्रेमवर्क क्रिएट किया और चंद्रगुप्त सेकंड ने उसको स्ट्रैटेजिकली और ज़्यादा डीपन और कंसोलिडेट किया। इस तरीके से हम दोनों के रेन को कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। है ना? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि समुद्रगुप्त क्रिएटेड द आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता imperialism while Chandragupta II strategically deepened and consolidated it together. Together, they demonstrate the adaptability of Gupta statecraft to different geopolitical environment. ठीक है ना? सेम है, डिफरेंट कहाँ है, क्यों है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब जो है हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं? ओह! दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन। एनीवे, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।